सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज अपन मनोविज्ञान की इस क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो भी प्रश्न है एक से बढ़कर एक है, बड़े शानदार प्रश्नों का समावेश किया गया है एक विस्तृत एनालिसिस के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग निम्न में से किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है। मतलब किस प्रकार के बालकों के लिए पृथक कक्षाएं लगाने की जरूरत होती है, अलग से कक्षाएं लगाने की जरूरत होती है, और साथ ही साथ संवर्धन कार्यक्रमों की मतलब है सामान्य छात्रों से अधिक जो कार्यक्रम है वो उन बच्चों के लिए जरूरी होता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन बी है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, ऑप्शन सी में है प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, ऑप्शन डी में है मंदबुद्धि बालकों के लिए, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखो, पृथक कक्षाओं की व्यवस्था वैसे अपन मंदबुद्धि बालकों के लिए भी कर सकते हैं कि भाई बालक मंदबुद्धि है तो वो सामान्य छात्रों के साथ या सामान्य विद्यार्थियों के साथ वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उनके लिए अपने को अलग से कक्षाओं का आयोजन करना पड़ सकता है। लेकिन प्रश्न में देखो, पृथक कक्षाओं के साथ संवर्धन कार्यक्रमों का भी प्रयोग करते हैं। संवर्धन का मतलब है सामान्य जो बालक होता है, औसत बुद्धि बालक होता है, उनके शिक्षण कार्यक्रमों से भी कुछ अधिक आईक्यू वाले प्रश्न है या कुछ अधिक थोड़ा उच्च श्रेणी का सिलेबस अपन उसके लिए शामिल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ठीक है, पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का जो प्रयोग है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन बी वाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन सी ए वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ऑप्शन डी वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। देखो, समायोजन की जितनी भी जो विधियां हैं, एडजस्टमेंट की जितनी भी विधियां हैं, उनको दो भागों में अपन बांटते हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधियां और एक अप्रत्यक्ष विधियां। आगे बात समझ में। तो इनमें से समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है उसको अपने को पहचानना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है बाधा निवारण, ऑप्शन बी में है प्रत्यावर्तन, ऑप्शन सी में है प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी में है व्याख्या निर्णय, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, प्रत्यावर्तन। देखो, बाधा निवारण, प्रतिस्थापन और व्याख्या निर्णय ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं जिनमें जिनकी सहायता से समस्या का या जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से समायोजन करता है। ठीक है, जबकि प्रत्यावर्तन है वो अप्रत्यक्ष विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। मतलब अल्बर्ट बांडुरा ने अवलोकन आधारित अधिगम दिया था। अवलोकन आधारित अधिगम का मतलब है सामाजिक अधिगम। अरे अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसी को अपन अवलोकन आधारित अधिगम कहते हैं। तो अवलोकन या सामाजिक का मतलब क्या है? बच्चा क्या करता है, देखकर समाज में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको देखकर या सुनकर, ठीक है, चीज़ों को सीखता है, तो वो सामाजिक अधिगम होता है या अवलोकन आधारित अधिगम कहलाता है। तो कौन सा इनमें से अवलोकन आधारित अधिगम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सिखाना, ऑप्शन बी में है क्रिकेट का उत्साह, ऑप्शन सी में है सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, ऑप्शन डी में स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। देखो इसमें ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना। केंचुए का विच्छेदन करके मतलब केंचुए के अनुप्रस्थ काट कर केंचुए के आंतरिक भागों का अध्ययन करना विज्ञान में किया जाता है। तो इसमें कोई बच्चा कैसे सीखेगा? पहले शिक्षक उसको सिखाएगा,
वो केंचुए का विच्छेदन कैसे करते हैं उसको देखेगा, पहले देख कर सीखेगा। तो यहाँ पर देख कर सीख रहा है, तो ये एक सामाजिक या अवलोकन आधारित अधिगम हो गया। ठीक है। क्रिकेट का उत्साह, मतलब किसी बच्चे में मान लिया कि क्रिकेट का उत्साह है। क्रिकेट का उत्साह कब होगा, सोचो आप खुद। यदि किसी खेल के बारे में आप जानते ही नहीं हो, और यदि आपको उसका मैच देखने के लिए बिठा दिया जाए तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको ना कोई उत्साह होगा, ना आपको कोई दुख होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जैसे मान लिया कि मैं हूं, अब मेरे को जैसे मान लिया कि क्रिकेट के बारे में पूरा नॉलेज है, पर फुटबॉल का नॉलेज नहीं है। मैं फुटबॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, और अगर मैं फुटबॉल का मैच देखने जाऊंगा तो कौन सी गोल हो रही है, कौन किधर किक मार रहा है, मेरे को तो कोई पता ही नहीं, तो मेरे को तो कोई उत्साह होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं। तो देख कर सीखते हैं चीज़ों को, जब नॉलेज होता है तो उत्साह बढ़ता है। आगे बात समझ में, इसलिए ये अवलोकन आधारित अधिगम होगा। ऑप्शन सी में सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी मतलब पसंद है या नापसंद है, तो वो चीज़ें सीखेगा तभी पता चलेगा उसको कि भाई नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो पसंदगी या नापसंदगी कब पता चलता है, जब उसके बारे में हमें पता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई मिठाई है, तो किसी को कोई मिठाई पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले से उसको खाया हुआ है, उसको पता है कि भाई इसका स्वाद ऐसा होता है, तो उसको पसंद नहीं। तो पसंदगी और नापसंदगी ये भी एक अवलोकन आधारित अधिगम का ही उदाहरण है। बस इसमें जो दे रखा है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, तो ये एक प्रकार का संकेत अधिगम है। स्कूल की घंटी बजने से एक संकेत मिलता है कि अब छुट्टी होने वाली है, तो ये एक संकेत अधिगम के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये अवलोकन आधारित अधिगम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज डेली निश्चित टाइम टेबल अर्थात निश्चित शेड्यूल के तहत रीड से संबंधित सारे विषयों के क्विज है, वो हर रोज आपको मिलता है। तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। क्विज में सवाल अच्छे से अच्छे मिलते हैं आपको, और वाकई में ही आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। वाकई में ही आप सवालों के आधार पर यह तय कर सकते हो कि अभी आपको तैयारी और कितनी करनी शेष है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देखते हैं अपन अगला सवाल। 5वां सवाल है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखो, बाल विकास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक ढंग से सबसे पहले जो विवरण है वो देने वाले कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केटल, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है वेगनर, ऑप्शन डी में है पेस्टोलॉजी, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, रोस के अनुसार शैशवावस्था का काल है। तो रोस के अनुसार शैशवावस्था का काल कितना है। देखो, एक तो होती है गर्भावस्था, एक होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, आगे और चलती रहती है। तो ये मानव विकास की अवस्थाएं हैं। मुख्यतः अपन बात करते हैं मानव विकास में, तो ज़्यादातर अपन गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में ही साइकोलॉजी में ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि बाल विकास हो शिक्षा शास्त्र की बात होती है, तो किशोरावस्था तक का ही अपन अध्ययन करता है। तो रोज के अनुसार शैशवावस्था का काल कितना है। ऑप्शन ए है 1 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 0 से 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी में 0 से 5 वर्ष, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए आपके अनुसार, कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 1 से 3 वर्ष। ध्यान रखना, रोज के अनुसार शैशवावस्था का समय कितना है, 1 से 3 वर्ष है। ऐसा नहीं 0 से 3 वर्ष होगा, 0 से 3 वर्ष नहीं होगा, 1 से 3 वर्ष होगा, क्योंकि रोस ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है शैशव काल, जिसका समय उन्होंने दिया है 1 से 3 वर्ष। दूसरी आरंभिक बाल्यावस्था, बाल्यकाल, जिसका समय दिया उन्होंने 3 से 6 वर्ष। दूसरी उत्तर बाल्यकाल, इसका समय है 6 से 12 वर्ष का। और चौथी है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। तो ये रोस का वर्गीकरण है। तो रोस के वर्गीकरण के अनुसार है जो शैशवावस्था का जो काल है वो 1 से लेकर 3 वर्ष का ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने
व्यक्तित्व को क्रमशः एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक एवं एक्टोमॉर्फिक प्रकारों में वर्गीकृत किया है। मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा और वो भाग कौन कौन से है? एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक एवं एक्टोमॉर्फिक। तो ये वर्गीकरण देने वाले व्यक्तित्व का ये जो वर्गीकरण है वो देने वाले कौन है? ऑप्शन ए है क्रेचमर, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी में है सेल्डेन, ऑप्शन डी में है युंग और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी सेल्डन। क्या हो जाएगा? सेल्डन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल माना गया है। मतलब वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है या किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? ऑप्शन ए है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके बी शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शैशवावस्था हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति SMC है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की संख्या होगी। मतलब जो RT एक्ट 2009 है उसके अनुसार जो विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंधन समिति गठित होती है SMC है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो उसमें महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी में है 33%, ऑप्शन सी में है 50%, ऑप्शन डी में है 75% और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 50%। क्या हो जाएगा? 50%। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास लगभग खाली जगह की आयु में होता है। मतलब तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में कितनी आयु की उम्र में हो जाता है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 13 वर्ष, ऑप्शन डी में है 15 वर्ष और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 11 वर्ष। 11 वर्ष की उम्र के लगभग तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास है वो बालक में हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में लाइक करके शेयर जरूर करना है और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक साइकोलॉजी की क्लास के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।